ट्वेल्थ हिस्ट्री अध्याय 12 संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। हमारे संविधान के अतीत और वर्तमान के घावों को मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने की मदद दी। दूसरी ओर इस संविधान में लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतंत्र संस्थानों को भी विकसित करने का भी प्रयास किया। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसौदे पर एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली। संविधान सभा दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए के कुल 11 सत्र हुए, जिसमें 165 बैठकों में गए। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उपसमितियां मसौदे को सुधारने और संवारने का काम करती थी। राजनीतिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं कि भारत का संविधान कैसा है। आप यह देख चुके हैं कि आज़ादी के बाद इस संविधान की क्या क्या उपयोगिता और सार्थकता रही है। इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुए गहन चर्चाओं को जानेंगे। यह संविधान सभा में उठने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयास करेंगे। उन प्रक्रियाओं का अंदाज़ा लगाया जाएगा जिनके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया, एक नए राष्ट्र की कल्पना साकार हुई। उथल पुथल का दौर। संविधान निर्माण के पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी तक जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। 1946 के बसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी, शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता का जन आंदोलन एक अहम पहलू था। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक समझ स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिश में नाकाम होते जा रहे थे। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तर और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाले दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। बर्बर हिंसा का यह विभत्स नाच विभिन्न भीषण जनसंहारों के साथ हुआ। इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। विनाश और उथल पुथल की छवियां संविधान सभा के सदस्यों को लंबे समय तक परेशान करती रही। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तानों में रहने वाले हिंदुओं व सिखों के लिए यह निर्मम चुनाव का क्षण था। उनके सामने यह तत्काल मृत्यु तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ तो हिंदू और सिख पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक पहुँचने के बीच रास्ते में ही मर गए। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर और एक समस्या थी, देशी रियासतों को लेकर थी।
ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई। एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बँटे भारत में स्वतंत्र सत्ता सपना देख रहे थे। संविधान सभा की बैठक इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला अछूता कैसे रह सकता था। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू इस समय नेहरू अपना वह प्रसिद्ध भाषण दिया जिसकी शुरुआत पंक्तियाँ इस प्रकार थी। बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से समग्रता के बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जग रहा है। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने भारत संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस के सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांशतः आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई। लेकिन लीग के संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और अन्य संविधान बना उनके पास पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआतों में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेज़ों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इन सभा का वाकई स्वतंत्र होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवादी से प्रेरित थे तो कई जमींदारी के ही हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष। राष्ट्रीय आंदोलनों की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत करना, समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों के कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इन आलोचनाओं और जवाबी आलोचनाओं से किसी मुद्दे पर बनने वाले सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं पर आरक्षण चाहते थे। सभा के सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई। संविधान सभा का अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल दाएं और दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये दर्शाया गया। संविधान सभा के प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों की सूची। संविधान सभा के प्रमुख समितियों के नाम और संविधान सभा की समितियों के अध्यक्षों का नाम। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, ढांचा समिति जेबी कृपलानी, राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वरदाचार्य, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी, संविधान समीक्षा आयोग एम वेंकटाचलैया। मुख्य आवाज़ें।
संविधान सभा में 300 सदस्य थे। उनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इन 6 सदस्यों में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद थे। कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ी वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा के चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विवेकता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके समय 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के KM मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर। अल्लादी दोनों ने संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इसमें एक थे BN राव, वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने नए देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चाएं पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी थे SN मुखर्जी। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैधानिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अम्बेडकर के पास सभा के संविधान के प्रारूप समिति प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान चर्चाओं व मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुति में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप, भारतीय भाषा और राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसा नहीं, इन सभी प्रश्नों पर। अध्याय 11 में एक बार फिर देखिए। अब चर्चा कीजिए कि उस समय के राजनीतिक हालात से संविधान सभा में चले बहस मुबाहिसे पर किस तरह असर पड़ा। B.R. अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं। संविधान की दृष्टि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्तावना था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान ने मूल आदर्शों को रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यह वह फ्रेमवर्क सुझाया गया कि जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों को, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापारिक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र वर्षों अतीत में हुए उस ऐतिहासिक प्रयोग की ओर जा रही है जिसमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था, मेरे जहन में बार बार वे सारी संविधान सभाएं आ रही है जो पहले यह काम कर चुकी है। मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण का प्रक्रिया का ख्याल आ रहा है जहां राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान रच दिया, इतने सारे सालों, 1.5 सदी से भी ज़्यादा समय तक काल को कसौटी पर खरा उतारा। उन्होंने एक महान राष्ट्र गढ़ा जो उनके संविधान पर आधारित है। इनके साथ ही मेरा नज़र उन महान क्रांति की ओर जाती
है जो 150 सालों पहले एक अन्य स्थान पर हुई थी। मुझे उस संविधान का विचार भी आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य एवं खूबसूरत शहर में जुटी थी। उस संविधान सभा में ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा व तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। इतिहास के ये सारे अध्याय बरबस मुझे याद आ रहे हैं। सदन में इस बात को भी याद रखेगा कि इस तरह की मुश्किलें आई और जब उस संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिया जा रहा था तो उनमें टेनिस के खुले मैदान में सभा भी की थी और एक शपथ ली थी कि जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने रजाओं व अन्य ताकतों को रुकावटों के बावजूद अपनी बैठकें जारी रखी और तब तक वहाँ से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया। मुझे विश्वास है कि हम भी उस शुद्धता का भाव से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चाहे हमारी बैठक इस कक्षा में हो या कहीं और हो, चाहे खेतों में हो या बाजार में, हमारी बैठक तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे। इसके साथ ही मुझे हाल ही की एक क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज का जन्म हुआ। यह रूस की क्रांति थी जिसमें दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया। आज यह देश दुनिया में अप्रतिम भूमिका निभा रहा है। यह न केवल दुनिया का ताकतवर देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है। ये सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं। हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है। हो सकता है हम उन्हीं विफलताओं से बचने के में सफल हो जाए क्योंकि किसी भी इंसानी कोशिश में थोड़ा बहुत नाकामी की गुंजाइश तो रहती ही है। परंतु मुझे विश्वास है कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे, उस सपने को प्राप्त कर व साकार करेंगे करके ही दम लेंगे जिसे हम इतने अरसे से अपने दिलों में सजोए हुए हैं। हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्प लिया है। भारत का संप्रभु होना नियत है, इसका स्वतंत्र होना और गणराज्य होना स्वाभाविक है। कुछ मित्रों ने सवाल किया कि आपने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं लिखा। मैंने उनसे कहा कि निसंदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक न हो, परंतु हमारा पूर्ण इतिहास इस तथ्य की साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के पक्षधर है। स्वाभाविक है और हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है। लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं। यह लोकतंत्र कैसा हो, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, यह एक अलग मसला है। आज के लोकतंत्रों में दुनिया की प्रगति में ज़बरदस्त भूमिका निभाई है और उनमें बहुत सारे यूरोप तथा अन्य स्थानों के देश है, परंतु यह संदेहजनक हो सकता है अगर उन्हें पूरी लोकतांत्रिक बने रहना है तो न जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती है। मैं आशा करता हूँ कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी स्थान विशेष में हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हम उनसे बेहतर कुछ रच दें। बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहाँ जैसा चाहे सरकार बनाएंगे वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उसको स्वीकार जरूरी होनी चाहिए। हम लोकतंत्र के हक में हैं। यह इस सदन को तय करना है कि इस पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। सदन इस बात को देख सकता है कि यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमें लगा कि यह स्वाभाविक है। गणराज्य शब्द में यह शब्द पहले ही निहित होता है, इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। हमने शब्दों के उपयोग मात्र से कहीं ज़्यादा ध्यान दिया है। हमने इस प्रस्ताव को लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की ही नहीं आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है। अन्य सदस्यों की इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया। यहाँ मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का समर्थक हूँ और मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा और वही भारत एक समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्गों पर चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया को इसी मार्ग पर चलना होगा।
संविधान सभा बहस खंड 1। टेनिस कोर्ट की शपथ। उद्देश्य पुस्तिका में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कारण बताया? नेहरू के भाषण स्रोत की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। उनमें क्या कहा जा रहा है? नेहरू के अतीत प्रेम से क्या क्या पता चलता है? संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारकों के उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे हैं? अतीत की ओर जाते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत के संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। वो भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के समकक्ष बता रहे हैं। लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे समझे भारत पर लागू कर दिया जा सकता है। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार होनी चाहिए। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों में बहुत कुछ सीखना पड़ा था। लोकतंत्र की अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेशन किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक का व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। लोगों की इच्छा। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई दिया था। उन्होंने सदस्यों का तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव को खुद को पूरी तरह आज़ाद करें। 1946-47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चल रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने में काम कर रही है। अंतरिम सरकार के सदस्य। प्रथम में बाएं बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रचूड़, आसफ अली, CS भाभा। द्वितीय पंक्ति में बाएं से दाएं जगजीवन राम, गजनफर अली खान, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल निस्तर। बहुत अच्छा महोदय। साहसिक शब्द, उदात्त शब्द। सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था, महोदय, मैं पंडित नेहरू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहकर भारतीय जनता की भावना को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया है कि भारत के लोग अंग्रेजों द्वारा थोपी गई किसी चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष व आपत्ति व्यक्त की जाएगी और अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय। साहसिक शब्द, उदात्त शब्द। परंतु देखना यह है कि इस चुनौती को आप कैसे और कब साकार करते हैं। महोदय, मसला यह है कि यह जबरदस्ती इसी समय की जा रही है। न केवल ब्रिटिश योजना ने भावी संविधान बना दिया है जो अंग्रेजों की संतुष्टि पर आधारित होगी, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली से मामूली मतभेद के लिए आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा या वहां इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। केवल यही सच नहीं है, हम चाहे तो योजना क्यों न बनाए। यह संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना, उनके आर्थिक और वित्तीय शिकंजे के साए में है। इसका मतलब है यह निकलता है कि मूल रूप से सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथों में ही है। सत्ता का प्रश्न बुनियादी तौर पर अभी भी तय नहीं हुआ है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि हमारा भविष्य अभी भी पूरी तरह हाथों में नहीं है।
इतना ही नहीं, हाल ही में इटली तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो विभाजन से भी पीछे नहीं हटेंगे। महोदय, इसका आशय है कि इस देश में कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है, हमें बस इतना ही स्वतंत्रता मिली है। इसलिए हमारा विनम्र सुझाव है कि यहाँ सवाल इस योजना का रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेना नहीं, बल्कि यहाँ और अभी स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंतरिम सरकार भारत की जनता से यह आह्वान करने का है, वे आपस में लड़ने के बजाय अपने शत्रु को देखें, जिसके हाथों में भी अभी कोड़ा है, वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखें और उनसे मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़े। जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपने दावों का हल ढूंढ सकते हैं। संविधान सभा बहस खंड। स्रोत: वक्ता को ऐसा क्यों लगता है कि संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों के साए में काम कर रहा है? नेहरू ने स्वीकार किया, ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उनके गठन में काफी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी ला दी थी। परंतु नेहरू ने कहा, आपको उस स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है। हम उतनी ही दूरी तक ही जाएंगे जितनी दूरी तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वह किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों न हो। इसलिए हमें भारतीय जनता के दलों में सामाजिक कक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्त करने का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता की अदालतों में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय का ही अलख जगा रहे थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तथा धर्मों और ज़्यादा न्यायसंगत बनाने का भी प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया या कम्युनिस्ट सोशलिस्ट में मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वे आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का असंतोष भी था। जैसे जैसे प्रतिनिधि की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ने के लिए कई कानून 1919, 1909, 1935 पारित किए गए। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। जब गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। एनविट मोंटेग्यू 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की रूपरेखा तैयार की थी, जिसके जरिए प्रांतीय विधायकों में सीमित प्रतिनिधित्व की व्याख्या लागू हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पर अपने भाषण में कौन कौन से विचार पेश किए? इसके बावजूद हम पहले से संवैधानिक बदलावों तथा 1946 से अगले 3 सालों के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग का एक प्रतिनिधित्व सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानून 1909, 19 और 35 को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। उन्हें औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू कर दिया। प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भी यह अधिकार वयस्क आबादी 10 से 15% हिस्सों तक ही सीमित था। तब तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिका औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र प्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। अधिकारों का निर्धारण, नागरिकों को अधिक
अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाते हैं? क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए? अल्पसंख्यकों के क्या क्या अधिकार हो? वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है? जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि इसमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिससे पूरी सभा सहमत हो। इन सवालों के जवाब में विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों से पैदा होने थे। उसमें उद्घाटन भाषण में नेहरू की जनता का इच्छा हवाला दिया और कहा कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई कक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। यह कोई आसान काम नहीं है। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। पृथक निर्वाचन की समस्या। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पुकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा, अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें ज़रूरत ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक की और सद्भाव के साथ जी सके और समुदायों के बीच मतभेद कम कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचन के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमानी अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते, न ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। 1946 के जाड़ों में भारतीय सेना इटली के साथ वार्ता करने लंदन गए। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला। बाएं से दाएं लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, बलवंत सिंह, पैथिक लॉरेंस पृथक निर्वाचन की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मागर्म बहस चली उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। आर.बी. धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें अल्पसंख्यकों को फुसला लिया। अब इस आदत को छोड़ दे। अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे। उन्हें निरंतर गृहयुद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी। सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश को पूरी राजनीतिक में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग है जिसमें एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश में विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, यह दोहराने का कोई मतलब नहीं है कि हम पृथक निर्वाचनों की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यही अच्छा है। यह बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं। हम सालों से यह सुन रहे हैं और इसी आंदोलन के कारण अब हम यह विभाजित राष्ट्र है। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक निर्वाचन हो? अगर आप मुझे दिखा दे तो मैं आपकी बात मान लूँगा, लेकिन अगर इस अभागे देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था बनाई रखी गई तो यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह सिर्फ मेरे भले की बात नहीं है, बल्कि आपका भला भी इसी में है कि हम अतीत को भूल जाएं। एक दिन हम एकजुट हो सकते हैं। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए हैं। हम इस शरारत को और बढ़ाना नहीं चाहिए। सुनिए, जब अंग्रेजों ने यह विचार पेश किया तब उन्होंने यह उम्मीद नहीं थी कि
उन्हें इतनी जल्दी भागना पड़ेगा। उन्होंने अपने शासन की सुविधा के लिए यह किया था। खैर कोई बात नहीं, मगर अब वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए हैं। अब हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं? संविधान सभा बहस। पृथक निर्वाचकों की मांग को जवाब देते हुए गोविंद वल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, बल्कि उसमें स्वाभिमान और आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो। तथा बहुत समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को भी समझे, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे। इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को अस्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उनकी प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। 27 और 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग थलग कर दिया गया तो वे कभी भी खुद को बहुसंख्यक में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। निराशा का भाव शुरू से ही अपंग बना देगा। आप यह कहना चाहते हैं कि हमारा अंतिम उद्देश्य है? क्या अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यकों के रूप में ही रहना चाहते हैं और यह भी है कि एक दिन महान राष्ट्र अभिन्न अंग बनाने और उनकी नियति को निर्धारित व नियंत्रित करने का सपना देखते हैं? मेरा विचार है कि अगर उन्हें शेष समुदाय से अलग रखा जाता है तो वैसे हवाबंद कमरे में काट कर रखा जाता है जहां उन्हें हवा के लिए औरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह उनके लिए भयानक रूप से खतरनाक होगा। अगर अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचनों में से जीत आते हैं तो कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। पृथक निर्वाचनों के विरोध में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं? इन सारी दलीलों के पीछे एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के सांचे के रूप में ढालना था। हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को यह भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन देना होगा। समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती थी और उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था, मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना था, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होती। पंत ने कहा, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम सभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में सोच पाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक की होती है। जब सामुदायिक अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा रहा है उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों में यह भी भय सिर उठाने लगा था कि इससे निष्ठाएं खंडित होंगी और एक शक्तिशाली राष्ट्र व शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं कर पाएगी। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचन की मांग से समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचन आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज़ मिल सके। खंडित निष्ठ के लिए जगह नहीं। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था कि निष्ठावान नागरिक बनने के लिए लोगों को समुदाय और खुद को बीच में रखकर सोचने की आदत छोड़नी होगी। लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्ति को आत्मानुशासन की कला का परीक्षण लेना होगा। लोकतंत्र में व्यक्ति अपने लिए तथा औरों के लिए ज़्यादा फर्क नहीं करनी चाहिए। यह खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। सारी निष्ठाएं केवल राज्य पर केंद्रित होनी चाहिए। किसी लोकतंत्र में आप प्रतिस्पर्धा निष्ठाएं रख देते हैं या ऐसे व्यवस्था खड़ी कर देते हैं जिसमें कोई व्यक्ति या समूह अपने अपंग पर
अंकुश लगाने की बजाय बृहत्तर या अन्य हितों की जरा भी परवाह नहीं करता, तो ऐसे लोग लोकतंत्र का डूबना निश्चित है। संविधान जीवी पंथ निष्ठावादी नागरिकों के अभिलक्षणों को कैसे परिभाषित करते हैं? केवल इस प्रस्ताव के से काम चलने वाला नहीं है। अवश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एन.जी. रंगा के आह्वान किया कि अल्पसंख्यकों शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे, जिन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिया जा रहा है, मगर उन्होंने इनकी सीमाओं को भी निश्चित किया। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार या अधिकार आ गया है। हाँ, अब ये सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रता है। यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें उनके सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एन.जी. रंगा ने कहा था, महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। असली अल्पसंख्यक कौन है? तथाकथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख और यहाँ तक कि मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। यह जनता इतनी दबी कुचली और इतनी उत्पीड़न है कि अभी तक साधारण नागरिकों के अधिकारों का लाभ भी नहीं उठा पा रही है। स्थिति क्या है? आप आदिवासी इलाकों में जाइए, उनके अपने कानूनों, उनके जनजातीय कानूनों, उनकी ज़मीन को उनसे नहीं छीना जा सकता, लेकिन हमारे व्यापारी वहां जाते हैं और तथाकथित मुक्त बाजार के नाम पर उनकी ज़मीन छीन लेते हैं। भले ही कानून ज़मीन की इस बेदखली के खिलाफ है, व्यापारी और आदिवासियों को तरह तरह के बंधनों में जकड़कर गुलाम बना लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी दास्ता के नर्क में ढकेल देते हैं। आइए अब आम गांव वालों को देख लेते हैं, जब वहाँ सूदखोर पैसा लेकर जाता है और गांव वालों को अपनी जेब में डाल देता है। वहाँ जमींदार और मालगुजार व अन्य लोग इस गरीब देहातियों का शोषण करते हैं। इन लोगों को मूलभूत शिक्षा तक नहीं है। असली अल्पसंख्यक यही लोग हैं जिन्हें सुरक्षा और सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल इस प्रस्ताव में काम चलने वाला नहीं है। संविधान सभा बहस। रंगा द्वारा अल्पसंख्यक की अवधारणा को किस तरह परिभाषित किया गया है? रंगा ने आम जनता और संविधान सभा के उनके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने पूछा, हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अपने देश की आम जनता का, और इसके बावजूद हम में से ज़्यादा लोग उस जनता का हिस्सा नहीं हैं। हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही। इनमें से कुछ समय लग जाता है, तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, उनके हिमायती हैं और उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। संविधान सभा के महिला सदस्यों की सूची यहाँ पे दी गई है। रजिस्टर पर हस्ताक्षरित करने की तारीख और संविधान सभा क्षेत्र और सभा के स्त्री सदस्य अम्मू स्वामीनाथन 9 दिसंबर 1946 को मद्रास में साधारण। दक्षिणी वेलायुगन 9 दिसंबर 1946 मद्रास साधारण। बेगम एजाज रसूल 14 जुलाई 1947 संयुक्त राज्य प्रांत मुस्लिम। दुर्गाबाई देशमुख 9 दिसंबर 1946 मद्रास। हंसा जीवराज मेहता 9 दिसंबर 1946 मुंबई। कमला चौधरी 9 दिसंबर 1946 संयुक्त प्रांत। लीला रॉय 9 दिसंबर 1946 पश्चिम बंगाल। मालती चौधरी 9 दिसंबर 1946 उड़ीसा। पूर्णिमा बनर्जी 9 दिसंबर 1946 संयुक्त प्रांत साधारण। राजकुमारी अमृत कौर 21 दिसंबर 1946 केंद्रीय प्रांत और बरार। रेणुका आर्य 14 जुलाई 1947 पश्चिम बंगाल। सरोजिनी नायडू 9 दिसंबर 1946 बिहार साधारण। सुचेता केपला 9 दिसंबर 1946 संयुक्त प्रांत। विजया लक्ष्मी पंडित 17 दिसंबर 1946 संयुक्त प्रांत। एनी मैस्करीन 9 दिसंबर 1948
ट्रावनकोर और कोचिंग संघ। रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे समूहों में गिना था। इस समूह के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी थे। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा था कि एक आदिवासी होने के नाते मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इस प्रस्ताव का कोई पेचीदगियों का समझौता होगा, लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि इसमें से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, वो मेरा समूह है। मेरे लोगों को पीछे 6000 से अपमानित किया जा रहा है, अपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूलक निवासियों के हाथों लगकर शोषण और छीना-पट्टी का इतिहास रहा है, जिसके बीच जब जब विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है। इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में विश्वास करता हूँ। मैं आप सबको इन संकल्प का विश्वास कराता हूँ कि अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहाँ सबके पास अवसरों का समानता होगी, जहाँ किसी को की उपेक्षा नहीं होगी। सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी के स्तर को लाने के लिए जरूरी परिस्थितियाँ रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया। वहां वे रहते थे, उनके जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया। उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें हिकारत की नज़र से देखता है। जयपाल ने आदिवासियों और शेष समाज के बीच मौजूद भावनात्मक और भौतिक फासले को खत्म करने के लिए बड़ी जज्बाती बयान दिया। हमारा कहना था कि आपको हमारे पास घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेलजोल चाहते हैं। जयपाल सिंह पृथक निर्वाचन के हक में नहीं थे, लेकिन उनको यह भी लगता था कि विधायिका आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों की आवाज़ सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। हमें हजारों साल तक दबाया गया संविधान के दमित जाति यानी डिप्रेस्ड क्लास के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अम्बेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचकों की मांग की थी, जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया कि ऐसा करने से समुदाय अस्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएगा। संविधान सभा इस विवादों को कैसे हल कर सकती है? दमित जातियों को किस तरह से सुरक्षा दी जा सकती है? दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्य यानी अछूतों की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। उनकी अपंगता के पीछे जाति विविधता, समाज के सामाजिक कायदे कानून और नैतिक मूल्य समानताओं का हाथ है। समाज में उनकी सेवा और श्रम का इस्तेमाल किया गया है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा गया। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। मद्रास के सदस्य जे नागप्पा ने कहा कि हम सदा कष्ट उठाते रहते अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया, हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% है। उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज व राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। उनके कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है, उनके पास न तो शिक्षा तक पहुंची है और न ही शासन की हिस्सेदारी। स्वर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री के.जे. खांडेलकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाया गया, इस हद तक दबाया गया है कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है। न ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं, यही हमारी स्थिति है। बंटवारे की हिंसा के बाद अम्बेडकर तक ने पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ दी। संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे सारी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी। सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता।
समाज की सोच में बदलाव लाना होगा, परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इस प्रस्ताव को स्वागत किया। हमने विशेषाधिकार की मांग कभी नहीं मांगे। बम्बई की हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए न्याय की मांग की, आरक्षित सीटों की नहीं पृथक चुनाव की। हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। हमने सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की मांग की है। हमने उस बराबरी की मांग की है जिसके बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकते, जिसके बिना पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव नहीं है। आदिवासियों के लिए सुरक्षात्मक उपयोग की मांग करते हुए जयपाल सिंह कौन कौन से तर्क देते हैं। राज्य की शक्तियाँ। संविधान सभा इस बात की काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में क्या क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुकी है, एक दुर्लभ केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसे केंद्र शासित स्थापित करने में आम सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। संविधान के मसविदे में विषयों को 3 सूचियों में बनाई गई: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होते थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते थे। दूसरी सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों के में साझा जिम्मेदारी थी, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रित नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया। संविधान में राजकोषीय संविधान का भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क, कंपनी से होने वाली सारी आय केंद्र के पास रखी गई। कुछ अन्य मामलों में जैसे आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय और केंद्र राज्यों के बीच बांटी दी गई। अन्य मामलों में होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क की पूरी राज्यों को सौंप दी गई। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अभिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए वे जमीन और संपत्ति कर, बिक्री तथा बोतल बंद शराब पर अलग से कर वसूल सकते थे। केंद्र बिखर जाएगा। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतमन ने पेश की। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। यह दलील एक जीत सी बन गई कि तमाम शक्तियाँ केंद्र को सौंप देने के वो मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है तो वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने और उन्हें राज्यों को सौंप देने में केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। बेहतर देशभक्त कौन है? मैसूर के सर एम रामास्वामी मुदालियर ने 21 अगस्त 1947 की बहस में कहा था, शक्तिशाली केंद्र की हिमायत में बहाने दिल को तसल्ली देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं और जो इन संसाधनों पर कड़ी नज़र रखना चाहते हैं उनके भीतर राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति का अभाव है। जहाँ तक राज्यों का सवाल है, संतनम का मानना है कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उसे पंगु बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दी गई। यदि पैसा नहीं होगा तो राज्यों के विकास परियोजना कैसे चलेगी? मैं ऐसे संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र को यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों में स्थापना के लिए खैरियत दे दीजिए। बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म कर दें और एकल व्यवस्था यूनिटी सिस्टम स्थापित करें। संतनम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इस तरह की आशंकाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जमकर
जोर लगाया। समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम कम विषयों को रखा जाए। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक की चेतावनी दी डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अम्बेडकर ने घोषणा की कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। सुनिए 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए। वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। प्रांतों के अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र राज्य से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात का प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वे देश के हितों में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। विभाजन के पहले कांग्रेस ने प्रांतों की काफ़ी सहायता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की। कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश थी कि जिन प्रांतों में लीग सरकार बनी है वहां दखलंदाजी नहीं की जाएगी। बंटवारे को देखने के बाद ज़्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकरण संरचना के पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे। औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। उस जमाने में हुई घटनाओं के केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिससे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की हिमायत में क्या दलीलें दी जा रही थी? राष्ट्रभाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए? अपनी मृत्यु के कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा, यह हिंदुस्तान न तो संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए और न ही फारसी निष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उन्हें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं में ऐसे शब्द लेने के कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह आसानी से घुल मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्त कर दे। खुद को हिंदी या उर्दू बांध लेना देशभक्ति की भावना का समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। हरिजन सेवक 12 अक्टूबर 1947। राष्ट्र की भाषा। जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हो तो उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग अलग हो। एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है? कैसे लोग एक दूसरे से बात सुन सकते हैं या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझ सकते? संविधान में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई। कई बार काफ़ी तनातनी पैदा हुई। 30 दशक तक अंग्रेजों ने यह मान लिया कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से में भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों में आदान प्रदान के समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी। जैसे जैसे समय बीता बहुत तरह के स्रोतों के नए नए शब्द और अर्थ इससे सामने आए कि उनसे विभक्त क्षेत्रों पर बहुत सारे लोग समझने लगे। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। वो हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। लेकिन 19वीं सदी के आखिर तक एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी और संस्कृति निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी से नज़दीक होती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी का आस्था में कम नहीं हुई।
हिंदी की हिमायत। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान सभा की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि संविधान सभा सदस्य हिंदी नहीं समझते तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं, उन्हें चले जाना चाहिए। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू ने के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाली हुई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्रवाइयों में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। तकरीबन 3 साल बाद 13 दिसंबर 1949 को राष्ट्र की भाषा का सवाल धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हुए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित किया। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखा हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इसे फार्मूले को सीमित ने घोषित नहीं किया जाएगा। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी कामों को अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा समिति के हिंदी को राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों में भावनाओं को शांत करने और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था। धुलेकर बीच बचाव की एक मुद्रा के राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। धुलेकर ने ऐसे लोगों को मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा मानना चाहते थे। महोदय, इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर की बात करने के अंदाज से काफ़ी परेशानी हो रही थी। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोककर कहा, इस तरह बात करने से मेरे विचार में आपकी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात जारी रखी। वर्चस्व का भय। धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया है, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में राष्ट्र की साझा संस्कृति के भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों का यह मानना है कि संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहे प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रसार है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा, विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएं चलाई। अब इन सब का क्या नतीजा निकलता है? दुर्गाबाई ने पूछा। सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता कर सकते मैं हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर उस समय भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों में उससे निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तान के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम को विभिन्न भारतीय भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय का पैदा होना निश्चित है। जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। बम्बई में एक सदस्य श्री शंकर देव ने कहा कि कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को
राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आकांक्षाओं को बल मिले। मद्रास के श्री टी.एन. रामलिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी हो किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों के भय निराधार हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। उन्होंने कहा कि जब हम साथ रहना चाहते हैं, एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो परस्पर समायोजन होना चाहिए और लोगों पर चीज़ें थोपने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। निष्कर्ष, भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चा के गुजरते हुए उनके कई प्रावधान लेनदेन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए थे। उन पर सहमति तब बन पाई जब सदस्यों ने दो विरोधी विचारों के बीच जमीन तैयार कर ली, परंतु संविधान के एक केंद्रीय अभिलक्षण पर काफ़ी हद तक सहमति थी। यह सहमति प्रत्येक वयस्क भारतीयों को मताधिकार देने पर थी। इसके पीछे एक खास किस्म का भरोसा था जिसके पूर्व उदाहरण अन्य देश के इतिहासों में नहीं थे। दूसरे लोकतंत्र में पूर्व वयस्क मताधिकार धीरे धीरे कई चरणों से गुजरते हुए लोगों को मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को ही दिया गया, फिर पढ़े लिखे पुरुषों को इस विशेष वर्ग में शामिल किया गया। लंबे व कठोर संघर्ष के बाद श्रमिक और किसान वर्ग के पुरुषों को मताधिकार मिल गया। ऐसा अधिकार पाने के लिए महिलाओं को और भी लंबा संघर्ष करना पड़ा। हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण और धर्मनिरपेक्षता पर बल। संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुणों को तो नहीं गाए गए, परंतु संविधान व समाज को चलाने के लिए भारतीय संविधान में उनके मुख्य अभिलक्षणों का जिक्र आदर्श के रूप में किया गया। ऐसे मूल अधिकारों की श्रृंखला में रचने के लिए किया गया, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 एवं समानता का अधिकार 14, 16, 17 राज्य के सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी और उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार दिया। राज्य ने अपने आप को विभिन्न धार्मिक समुदाय से दूर रखने की कोशिश की और स्कूलों व कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी। सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव अवैध ठहराया, लेकिन दूसरी ओर धार्मिक समुदायों से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के लिए कुछ कानूनी गुंजाइश रखी। इसी वजह से अस्पृश्यता पर कानून रोक लगाई और इसी कारण से व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कानूनों में परिवर्तन हो गया। भारतीय राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में राज्य व धर्म के बीच पूर्ण विच्छेदन नहीं रहा। हमने दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण फासला बनाने की कोशिश की। संविधान सभा के विवादों में हमें यह समझ आता है कि संविधान के निर्माण में कैसे कैसे विरोधी आवाज़ें उठी और कैसे कैसी मांगे की गई। ये चर्चाएं हमें आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में बताती है जिनका जिक्र संविधान के निर्माताओं ने किया, परंतु इन विवादों को समझने से हमें यह याद रखना चाहिए कि आदर्श से विशेष संदर्भ में मुताबिक बदला गया। इसके अलावा ऐसा भी हुआ कि सभा के कुछ सदस्यों ने 3 वर्षों में हुई चर्चाओं के साथ साथ अपने विचार ही बदल डाले। कुछ सदस्यों ने दूसरों के तर्कों में प्रकाश में अपनी समझ बदली और खुद को दिमाग में काम लिया। कुछ अन्य सदस्यों के आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार बदल डाले। संविधान सौंपते हुए B.R. अम्बेडकर और इंदिरा प्रसाद एक दूसरे को बधाई देते हुए 26 जुलाई ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। दिसंबर जनवरी भारत में आम चुनाव होता है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना घोषणा करती है। 16 जून मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है। 16 जून कैबिनेट मिशन केंद्र की अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करती है। 16 अगस्त मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया जाता है। 2 सितंबर कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है। इसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। 13 अक्टूबर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है। 3 से 6 दिसंबर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं। इन वार्ताओं में कोई नतीजा नहीं निकलता। 9 दिसंबर संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं। 1947 29 जनवरी 1947 मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। 16 जुलाई को अंतिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। 14 अगस्त पाकिस्तान की स्वतंत्रता कराची में जश्न मनाया जाता है। 14 से 15
अगस्त मध्यरात्रि भारत को स्वतंत्रता का जश्न मनाया जाता है। 1949 दिसंबर संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है।